people don't have money, अब यहाँ लोग गुर्बत बहुत है, बिल्कुल बिल्कुल because we have been helping those people who used to be our donors. हमारे पास जो लोग ज़कात देते थे 2020 में, आज वो हमसे monthly benefit ले रहे हैं because they have no source of income now. So it's only during the month of Ramadan we get most of our revenue. That is the month which sustains us for the for the whole year. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका इस्तकबाल करते हैं आज की मुलाकात के और एक शुमारे में। नाजरीन, आज हमारे साथ SRO कश्मीर जिसे हम कहते हैं, या जिसे काफ़ी लोग सोशल मीडिया पे SRO बटमालू के नाम से जानते हैं, जिस NGO को, उसके पेट्रन हमारे साथ हैं जो एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे उनकी कहानी, SRO बटमालू या SRO कश्मीर जो उसका असली नाम है, उसकी कहानी और बाकी और कई खास चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम आफाक साहब। वालेकुम सलाम। आफाक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। शुरू में इस सवाल से करना चाहूँगा कि SRO बटमालू जिसे हम सब जानते हैं सोशल मीडिया पे, जिसका असली नाम SRO कश्मीर है, वो क्या है? ये NGO क्या करता है? ये शुरू कैसे हुआ? एंड हाउ वाज दिस ट्रिप? बेसिकली SRO कश्मीर का सफ़र स्टार्ट हुआ बटमालू बनपुरा मोहल्ला से। इट वाज वे बैक इन 2004-2005। वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स जो वहाँ के जो वहाँ के रहने वाले हैं, उन्होंने मोहल्ला लेवल पे एक बॉडी क्रिएट की, उसका नाम उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन रखा, ओनली टू केटर टू द नीड्स ऑफ द लोकेलिटी। जो लोकेलिटी में जो छोटे मोटे मसाइल होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए उन्होंने एक बॉडी बनाई। इट वाज बेसिकली एन एक्सपेरिमेंट विच दे एट दैट टाइम डिड, और वो सक्सेसफुल रहा। तो फिर उसके बाद जब उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया, मतलब वो उसमें ये होता था, कभी कहीं लाइट लगानी है, कभी कुछ सैनिटेशन का काम होता था, एंड देयर यूज्ड टू बी अदर थिंग्स। वो इसमें ईद के दौरान वो जो क्या कहते हैं एनिमल हाइड्स, उनको कलेक्शन, उससे उनका रेवेन्यू भी जनरेट होता था। बेसिकली दे यूज्ड टू जनरेट रेवेन्यू आउट ऑफ दैट। और कभी कभी वो मेडिकल कैंप्स भी लगाते थे। देन फिर स्टोरी आ जाती है फ्लड्स पे। जब फ्लड्स आ जाते हैं कश्मीर में, तो ये लाइमलाइट में आ जाती है SRO कश्मीर, बिकॉज उस वक्त फ्लड्स में जितना काम SRO ने किया उस एरिया में, बटमालू एरिया और एडजॉइनिंग एरियाज में, उतना किसी और ने नहीं किया, किसी और NGO ने नहीं किया। तो लोगों को पता चल गया कि देयर इज सम ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड SRO बटमालू। तो ये थोड़ी बहुत ग्रो हुई, डोनेशंस भी आने लग गई, लोग उनको ज़कात भी पे करने लगे, बिकॉज दे सॉ देयर वर्क आफ्टर फ्लड्स डोनेशन आफ्टर फ्लड्स। यस, उससे पहले वो जनरेट करते थे थ्रू देयर ओन मींस, मतलब वो एनिमल हाइड्स करते थे कलेक्ट, या जाते थे घर घर डोनेशंस लेने, वो किस्सा था। तो उसके बाद लोगों ने अब खुद ही से रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, एंड दे स्टार्टेड पेइंग देम। फिर आ जाती है कोविड पे बात। जब कोविड का स्टार्ट हो गया सिलसिला, तो कश्मीर में आपको पता ही है कितना क्यूस हो गया। स्टार्ट में ही एक जब पहला केस आया तो लोगों को लगा कि बस दिस इज द एंड, दिस इज परहैप्स द डूम्सडे, एंड देयर वाज नो क्लैरिटी। इसमें कोई किसी को पता नहीं था क्या क्या है ये कोविड, और इसमें क्या इलाज है, इसमें आगे क्या होने वाला है। देयर वाज लॉट ऑफ कंफ्यूजन ऑल अराउंड। तो हमने एक आई वाज बेसिकली एक्टिव बिफोर दैट on different fronts. मैं अपना social activism करता था। I was doing my independently मैं था। I was not associated with SRO at that time during जब कोविड स्टार्ट होने वाला था। तो उसी दौरान मैं कंटेक्ट, मतलब बिकॉज आई न्यू ऑल द पीपल एट SRO, जो वो फ्लड्स के दौरान मेरी उनके साथ काफ़ी तालमेल रहा है, एंड वी यूज्ड टू वर्क टुगेदर ड्यूरिंग फ्लड्स। फिर मैं उनके पास गया, मैंने कहा लेट अस वर्क ऑन दिस, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग आई मीन पैंडेमिक, एंड इट्स गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ chaos. तो हमें विल हैव टू जॉइन आवर हैंड्स, एंड विल हैव टू बी टुगेदर एंड फाइट इट टुगेदर। हमें कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। तो उस वक्त थोड़ा बहुत मतलब जो वहाँ के जोमा थे, मतलब जावेद साहब, वो ही इज द चेयरमैन, और भी कुछ जो मेम्बरान थे, उनको ज़्यादा इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं था कि ये कितना बड़ा होने वाला है ये कोविड, हाउ बिग इट वुड टर्न आउट टू बी। तो मैंने उनको थोड़ा बहुत इंसाइट दिया। मैंने कहा ये ऐसे ऐसे है, लेट अस वर्क ऑन इट। हमने फिर कोविड पे काम करना शुरू किया। तो उसके बाद तो हमारी अनएंडिंग जर्नी है। वी डिड
लॉट ऑफ वर्क, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या क्या किया हमने। आपका जो ये एसआरओ कश्मीर का जो ये सफ़र है, ये असली फ्लड्स के बाद पीक पे जाने लगा, उससे या पहले भी था लेकिन उसके बाद या जाने या लगा। या उससे तो ये एक एनजीओ है। जी कश्मीर में रोज़मर्रा सोशल मीडिया पे एक ना एक एनजीओ तो आ ही जाता है। बिल्कुल। आप नए एनजीओज़ के बारे में सुनते हैं। आप काफ़ी वक़्त से जुड़े हुए हैं एनजीओ के साथ। आपसे हम पूछना चाहेंगे कि हम डिफरेंशिएट कैसे करें? अगर हमें डोनेट करना होगा या हमें कोई देखना होगा कोई कैसा काम कर रहा है, सोशल मीडिया पे तो हज़ार ऑप्शंस निकलेंगे, हज़ार नाम निकलेंगे। हम डिफरेंशिएट कैसे करें, पता कैसे लगाएँ कि अच्छा एनजीओ कौन-सा है और एक फेक एनजीओ कौन-सा है? हाँ, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर मी बिकॉज एनजीओज तो काफ़ी हैं वहाँ, मतलब देयर आर ऑलमोस्ट 6 to 7,000 एनजीओज रजिस्टर्ड इन JNK। सो कश्मीर श्रीनगर सिटी में ही मेरे ख्याल से 100-200 तो होंगे ही कम से कम। तो वो आपको काम से ही पता चलता है, मतलब बिकॉज इफ़ यू गो टू द ऑफिस ऑफ एन एनजीओ, इफ़ यू वांट टू डोनेट, फॉर एग्जांपल आपको एनजीओ में करना है कि आपको एनजीओ के बारे में पता क्या करना है। इफ़ यू वांट टू गो देयर टू डोनेट, then you'll have to go to their office, check everything, what they have done and what they are doing, and you have the right to do that. You can ask them all the details, you can ask them even आपके पास डोनेशंस कितने आए हैं इस साल और आपने कितना खर्च किया है। nobody can deny you because they cannot conceal the information if they have been collecting the public funds. राइट। So आप अगर वो डोनेशन के लिए जाएंगे, आपको थोड़ा खदशा है कि शायद ये सही सिमत में जा रहा है, मेरा जाएगा कि नहीं जाएगा, you can go there and cross check and then you can see how much work they have done. अगर जो आप ना जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, जिस एनजीओ के बारे में, जैसे एसआरओ के बारे में काफ़ी लोग वाकिफ़ हैं, बेशक वाकिफ़ वाकिफ़ हैं। हैं, या अथरोट है एक और एनजीओ हमारे यहाँ। जी, बिल्कुल। तो आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि मैं किस मतलब व्हाट इज माय रोल, मैं किस लिए दे रहा हूँ ये पैसा। सो इफ़ यू आर गिविंग डोनेटिंग इट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सम पेशेंट, यू विल हैव टू गो देयर एंड टेल देम, मतलब आप हमारे पास आएंगे, आप कहेंगे ये जी 50,000 रुपये हैं, ये मैं देना चाहता हूँ सिर्फ किसी पेशेंट को, आप ये किसी ही और चीज़ में डाइवर्ट नहीं कीजिए। देन यू कैन मॉनिटर इट, यू कैन आस्क, मतलब यू कैन कम एंड टेल अस, आपको जो 50,000 दिए थे आप बताइए आपने किसको दिए। We cannot refuse the The information, we details. have to give the information, and then when you receive the information, to cross check everything, you can go to the patient. आप आराम से जा सकते हैं, मतलब उसको उसकी प्रिवेसी को वायलेट किए बगैर भी आप पता कर सकते हैं कि ये पैसा उसके पास आया है कि नहीं आया है। दिस इज द, मतलब थोड़ा बहुत काम तो आपको भी करना है हाँ, ना, मेहनत तो करनी मेहनत पड़ेगी। तो करनी है, मतलब ये घर बैठे नहीं हो सकता घर क्रॉस बैठे चेक नहीं। किया है। हाँ, जैसे कि आपने अभी कहा आफ़ाक साहब कि डोनेशंस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी लोग हैं जो डोनेट करना चाहते हैं लेकिन शायद उनके पास वो अंदाज़ा नहीं है कि हमें कितना मिनिमम डोनेट करना पड़ेगा या कितना मैक्सिमम डोनेट कर सकते हैं। मतलब दे आर इन दैट लूप होल, देयर इज़ अ लूप गोइंग इन देयर माइंड कि क्या मैं इतना डोनेट करूँगा, मैं ₹100 ₹500 डोनेट करूँगा, विल इट बी टू लेस? Will it be shameful? So, what is the amount that one needs to donate or one can donate? यू कैन डोनेट इवन एनी अमाउंट, बिकॉज हमारा जो है ऑनलाइन पे हमारा जो डोनेशन का लिंक है, उसमें यू कैन पे इवन ₹1 ऑल्सो, Okay. और यू कैन पे 1 लाख ऑल्सो, देर इज नो लिमिट टू दिस। और उसमें शेम क्या है, जब आप डोनेट कर रहे हैं, ये तो शेम, ये तो फख्र की बात है। आप अपने हिसाब से जितनी आपकी वसअत हो उसके हिसाब से जितना करना चाहें उतना करें। और कुछ लोग तो डोनेट करते हैं, ऐसे फॉर एग्जाम्पल देर आर पीपल जो सैलरीड क्लास है, उनको वो कहते हैं कि अगर हम डोनेट करें तो हमें इसमें टैक्स बेनिफिट्स मिलेगा। तो अगर उसके लिए किसी को डोनेट करना है, उसको आना पड़ेगा हमारे पास, जी मैं ये डोनेट कर रहा हूँ सो दैट आई कैन जस्ट अवेल टैक्स IT बेनिफिट्स, तो मुझे एग्जेम्पशन मिलना चाहिए। तो वही हम उसको फिर उस हिसाब से, उस हिसाब से वो डोनेशंस बिकॉज देते हैं। we have an ATG registration, anybody who can donate, who wants to get tax exemption on the amount which he donates, तो उसका हम दे सकते हैं सर्टिफिकेट उनको, बट राइट। दे विल हैव टू कम टू आवर ऑफिस, उसके लिए ऑफिस। थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन है, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन है। तो आफाक साहब अब ये ज़रूर बताइएगा कि कोविड में आपने काम किया, आपने फ्लड्स में काम किया लोगों के लिए। राइट नाउ व्हाट इज़ एसआरओ कश्मीर मेनली डूइंग? कौन-कौन सी चीज़ें अभी मेनली है, ओ मेन फोकस है? मेन फोकस अभी भी
मतलब कोविड गया, that does not mean the pulmonary and respiratory diseases have gone vanished. तो कोविड के बाद तो मेरे ख्याल से COPD जो पेशेंट्स की तादाद है वो ज़्यादा हो गई. COPD मीन्स क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर. ठीक है, ये यही है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है. सो विंटर्स में ये ज़्यादा एक्सेसिबरेट होता है. विंटर में ठंड की वजह से ज़्यादा लोग इससे बीमार हो जाते हैं COPD के. वो होते हैं बीमार, लेकिन विंटर में उनको ज़्यादा मुश्किलात वो हो जाती हैं. So we have been working after COVID. There has been no stop. We have been dispensing oxygen concentrators, oxygen cylinders, non-invasive ventilation machines. We have been dispensing all these equipment. And we have even added more equipment to our these depositories so that more and more patients can be catered to. और ज़्यादा थोड़ा वाइड उसको हमने किया. इसमें हमने palliative care भी लाया. palliative care में अगर कोई कैंसर पेशेंट है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब टर्मिनली इल है और बेड रिडन हो गया है, तो उसके लिए हमने अरेंजमेंट्स किए हैं. हमने मतलब वो इन्फ्लेमेटेबल these mattresses, and then gantries हैं, then we have cough assist में the machines, then we have बाकी चीज़ें जिससे ना उसको आराम मिले. So mainly, लेकिन main focus pulmonary जो pulmonary palliative care, and then we have ambulance also. Right. Okay, then we have free health care center. उसमें हम ये करते हैं स्पॉन्सर उन पेशेंट्स को पार्टली, मतलब कोई पेशेंट को पूरा भी करते हैं, किसी को पार्टली भी करते हैं. जिनका बड़ा सीरियस एलिमेंट हो, उनको इलाज के लिए पैसे चाहिए होते हो, तो देन वी पे देम, मतलब हम उनका केस पूरा बना के फिर उनको पेमेंट करते हैं so that they can go ahead with the treatment. There are some patients जिन्होंने जो काफ़ी वक्त से कोशिश कर रहे हैं कि हमसे जुड़े या हमारे थ्रू किसी और से जुड़े, जिनके घर पे किसी को या उनको खुद काफ़ी ख़तरनाक ऐसे बीमारियां हैं जिनका इलाज शायद कश्मीर में नहीं है, शायद इंडिया में नहीं है और इंडिया के बाहर है. तो उनके पास वो रकम नहीं है, वो अमाउंट नहीं है कि वो अपने बच्चे का या अपने बाप का, भाई का इलाज करा सके. कैन दे अप्रोच यू, एंड इफ दे कैन, हाउ? नो, उसमें यह है कि देखिए, मतलब दिस इज एन NGO, वी डोंट हैव दोज डीप पॉकेट्स. हमारे पास ज़्यादा पैसे होते नहीं है कि किसी को हम ओवरसीज के लिए पैसा दे दें. इट्स ए कलेक्टिव एफर्ट. ये लोगों का पैसा है. हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं, अगर कोई ज़्यादा जैसे कोई CKD हो, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का डिसऑर्डर में हो, उसको ट्रांसप्लांट करनी हो किडनी, उसको खर्चा आ जाता हो उससे फॉर एग्जाम्पल 10-12 लाख. We cannot pay that 12 lakhs in a state go, because we have other things also to look at. So उसमें हम ये कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से एक कंट्रीब्यूट करते हैं एक अमाउंट, लेकिन और साथ साथ हम अपील भी करते हैं, लोगों से कहते हैं कि ये हमारा एक पेशेंट है. That was a question कि you can appeal if some person has a need कि उनको 20-25 लाख रुपए लग रहे हैं through you, because they don't have a reach or they don't know how to appeal. Through you वो आ सकते हैं, आपको बोल सकते हैं इतना अमाउंट आ रहा है, if you can help, if you can appeal to people, and then it depends on people. वो हमने किया है. We have done those cases. We have done almost 15 to 20 cases, such cases wherein we have appealed to people and people contributed very generously. एक पेशेंट को तो हमने अराउंड 50-55 लाख रुपए जनरेट करके दे दिए. लोगों ने दिए, उसके अकाउंट में गए, हमने कुछ नहीं लिया. तो हमने भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया, बट वी अपील्ड, वी जस्ट डिड थॉरो. वो उसमें ना सोशल मीडिया कैंपेन चलाई उसके लिए. फिर दूसरा पेशेंट था, उसमें हमने भी पार्टिसिपेट किया उस सोशल मीडिया कैंपेन में उसको, वो लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली शी एक्सपायर्ड. वो पहला भी एक्सपायर कर गया जिसको लिवर ट्रांसप्लांट कराना था. तो उस लड़की को भी अराउंड 1 करोड़ जमा हो गया, बट शी कुड नॉट सर्वाइव. शी हैड वेरी टर्मिनल इलनेस. तो हाँ, अपील तो करते रहते हैं हम. वी हैव डन लॉट ऑफ केसेस, एंड कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे पेशेंट बच भी गए. किसी को हमने 3 लाख दिए, किसी को 5 लाख दिए, किसी को 4 लाख दिए, एंड पेशेंट्स आर नाउ हेल्दी. उनका हो गया. तो आफाक साहब ये बताएं ज़रूर हमें कि कश्मीर में काफ़ी वक्त से, अगर हम आप वीडियोस देखते होंगे, सोशल मीडिया देखते होंगे, कश्मीर पे बनो गुरबत चाम, हर कोई गरीब हो गया. ठीक है, people don't have deep pockets now. If you talk to shopkeepers, if you talk to rich people who are literally rich ones, if you talk to poor people, anyone, गुरबत चाम उस कश्मीर. But when you see any campaign running on social media, I guess Kashmiris are very generous in giving. Still right now. उसके बारे में कैसा एक्सपीरियंस रहा? How much does a Kashmiri, a local Kashmiri, a random Kashmiri give? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कोविड के दौरान हमारे पास, मतलब हमें अपील अभी
अभी अपलोड की नहीं होती थी तो हमारे पास ट्रिकल हो जाती थी, अमाउंट्स हो जाता था, लोग डालना शुरू कर देते थे. इट वाज वेरी स्मूथ राइड एंड वी यूज्ड टू गेट गुड रिस्पांस फ्रॉम पीपल विद देयर. कोई ज़का देता था, कोई खैरा देता था, कोई ऐसी सदका करता था, एंड इट यूज्ड टू बी डेली अफेयर. देयर यूज्ड टू बी लॉट ऑफ इनफ्लो ऑफ फंड्स. लेकिन कोविड जब ख़त्म हो गया उसके बाद जो बिजनेसेस शटर हो गई यहाँ पे, मतलब बिकॉज ऑफ द कोविड जो हालात यहाँ पे बिजनेसेस की ख़राब हो गई, लोगों को में गुर्बत ऑब्वियसली आ गई. तो नाउ वी डोंट गेट मनी फ्रॉम पीपल. मतलब ऐसे नहीं आता, ये पहले होता था दिन में 10-15 डोनेशंस भी आ जाती थी ड्यूरिंग कोविड. आज मुश्किलन एक या कभी 2 दिन में एक कोई करेगा ट्रांसफ़र, या कभी हफ्ते में भी कोई एक ट्रांसफ़र भी नहीं आता है. So it's only during the month of Ramadan we get most of our revenue. That is the month which sustains us for the for the whole year. तो 11 महीने हम फिर उसी से चलाते हैं, उसी पैसे से. तो शायद अभी ये लेसन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है कि रमजान का एक महीना जो होता है वो काफी चीजें सिखाने के लिए होता है. तो शायद धीरे धीरे इंशाल्लाह लोग सीख भी जाएंगे दैट दिस ट्रेंड कैन कंटिन्यू, पीपल कैन हेल्प, नो मैटर कितना छोटा हेल्प होगा, बट वो बोलते हैं कतरे कतरे से दरिया बन जाता है. दैट हेल्प कैन मैटर इन अ लॉन्ग रन, वो किसी की जिंदगी बचा सकता है. चले, एनजीओ के बारे में तो हमने आपसे पूछ लिया, उसके बारे में सब कुछ पूछ लिया. आप अपने बारे में बताएं, आप असली कहाँ के हैं, पढ़ाई कैसे? मैं श्रीनगर में पैदा हुआ हूँ. आई एम फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम श्रीनगर. तो पढ़ाई स्कूलिंग यही श्रीनगर में हुई. बिस्को से पास आउट हूँ. देन आई वेंट अब्रॉड. वहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग की, फिर उसके बाद MBA किया. एंड आई केम बैक, स्टार्टेड माय बिजनेस. एंड यही है बस. आई गिव एम्प्लॉयमेंट टू फ्यू पीपल. वो चल रहा है अभी भी. कि आप जो ये बिजनेस कर रहे हैं वो आपका मेन जो दैट इज बेसिकली इंजीनियरिंग बिजनेस. दैट इज कंसल्टेंट. मतलब उसमें हमने मतलब वो मैं ही हूँ, चला रहा हूँ. आई एम द पर्सन हु रन्स इट. राइट. तो देन देयर आर एम्प्लॉयज, उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं. तो आप चलें, आप इंजीनियर रह चुके हैं, आपने MBA किया है, आपने बिस्को से पढ़ा है, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये NGO में इंटरेस्ट, दिलचस्पी कहाँ से आई और क्यों? नहीं, NGO में देखिए, मैं आपको पहले ही बोला कि आई हैड दिस पैशन. मैं शुरू से ही ये था, तो एक हिसाब से एक्टिविस्ट था, बिकॉज आई यूज्ड टू ऑलवेज डू इट ऑन माई पर्सनल लेवल्स. चाहे जब NGO से पहले भी मैं ये कहा करता था. तो आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत लोगों के लिए काम करे और बड़ा काम करे. तो एक ऑलरेडी मतलब देयर वाज एन NGO विच आई हैड माय मेंटल, एक हिसाब से ना, एक मेरी फ्रीक्वेंसी उनके साथ सेट हो गई थी. तो मैंने उन्हीं को ज्वाइन किया. एंड दे गेव मी लॉट ऑफ रेस्पेक्ट. एंड उन्होंने दे मेड मी पैटर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दे सेड दैट बिकॉज I don't know what dawned upon them, but they gave me a lot of respect, and I really appreciate that. Right, अल्हम्दुलिल्लाह. So आफाक साहब, आखिरी सवाल होगा आपसे. एक इंसान है, कोई आम इंसान है जिसको आपकी तरह ही दिलचस्पी आ जाती है ऐसे सोशल एक्टिविज्म करके या किसी और तरीके से, तो एक NGO बनाए, एक NGO खड़ा करे, उसके बाद लोगों की मदद करे, किसी भी और फील्ड में काम करे, एक NGO बना के, उसके लिए क्या स्टेप्स होंगे? हाउ डज वन मेक एन NGO, क्रिएट एन NGO, गेट रजिस्ट्रेशन, क्या क्या करना पड़ता है? मैं आपको एक चीज़ बताऊं. सबसे पहले आपको होना चाहिए, इफ़ यू वांट टू रियली गो इनटू दिस, क्या कहते हैं ना आप, सोशल वर्क में, कम्युनिटी वर्क में, you should not expect any returns out of it. Right. Because not returns, monetary returns की तो बात बिल्कुल भूल ही जाइए. आप इवन अप्रिसिएशन का भी ख्याल मत रखिए कि कोई आपको अप्रिशिएट करेगा, या आप इसलिए करेंगे कि आपको इससे थोड़ा मशहूरी हो जाएगी. तो इफ़ यू इन 3 चीज़ों में से कोई चीज़ आपके जहन में है तो फिर आप इसमें मत जाइए, बिकॉज इट इज़ अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज. अगर आप बिल्कुल बेलौस होके ना सेल्फलेसनेस का एक वो लेके चलेंगे, then you will be successful. People will trust you, because there is only one thing which makes us an NGO successful, is the trust of the people. Right. People who donate and people who take help from you. So if you are going as a selfless social worker, you will be successful. उसमें सबसे पहले स्टेप आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आप किस फील्ड में करना चाहते हैं काम. आप एजुकेशन में जाना चाहते हैं, आप हेल्थ केयर में जाना चाहते हैं, आप सैनिटेशन एंड अदर थिंग्स में जाना चाहेंगे, या आप एम्पावरमेंट ऑफ
पीपल में जाना चाहेंगे, गरीब लोगों को कोई स्किल डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम कराना चाहेंगे। तो वंस आप ये देखिएगा कि आपके पास इन 4-5 चीज़ों में किस चीज़ की ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, आपको क्या ज़्यादा आता है इन चीज़ों में करना। तो उस हिसाब से आप अपना प्रोग्राम बनाइए। गो टेक सम लाइक माइंडेड पीपल जो सिंसियर हो आपकी तरह, उनको अपने साथ लाइए, बिठाइए, चॉक आउट अ प्रोग्राम। फिर आप एक ट्रस्ट रजिस्टर कर सकते हैं कोर्ट में। सिंपल प्रोसीजर है, यू गो टू द कोर्ट एंड रजिस्टर द ट्रस्ट and start working, and no, don't expect donations from the very word go. Yes, sir. You'll have to work very hard for it, because it does not, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपने आज एनजीओ बनाई कल से आपको पैसा आएगा लोगों का, ना। you have to earn the trust. Yes, it will take 1 decade at least for your work. वो कैसे आप चलाएंगे, वो काम करेंगे, वो आपको देखना है, आपको खुद ही जाना पड़ेगा। इसमें ये नहीं है कि शर्म की बात है ही नहीं किसी से पैसा मांगना। आप अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, आप अपने खर्चे के लिए नहीं मांग रहे हैं, आप मांग रहे हैं लोगों के काम करने के लिए। तो वन हु इज शाय ऑफ सीकिंग डोनेशंस कैनॉट रन एन एनजीओ, यू हैव टू गो आउट टू द पब्लिक। तो या अगर आपके पास कोई सब सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल हो, आपके पास कोई बिल्डिंग हो जो किराए पे आपने चढ़ाई हो, उसका किराया आप ये कर रहे हैं, मतलब एक हिसाब से एनजीओ को दे रहे हैं ताकि वो डोनेशन में चला जाए, एनजीओ को डोनेट कर रहे हैं, या आप उसको प्लेज कर रहे हैं एनजीओ को, उससे आपको फिर लोगों के पास नहीं जाना पड़ेगा, उससे आपका काम चल जाएगा। तो वो बहुत कम ही होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो यू हैव टू बी सेल्फलेस एंड वेरी ऑनेस्ट इन वर्किंग। आफाक साहब, आखिरी सवाल आप फिर से, आप पूरे कश्मीर में काम करते हैं, यू गेट डोनेशंस फ्रॉम ऑल अक्रॉस कश्मीर। क्या आपने कभी सोचा है कि यू मूव आउट ऑफ कश्मीर, दिस एसआरओ कश्मीर मूव्स आउट ऑफ कश्मीर to other states or for donations or for work as well? नहीं, for donations नहीं, we are now planning, हमने अभी किया नहीं। अब हमारा ये है कि CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फंड होता है हर कॉर्पोरेट के पास, हम उनको अब कर रहे हैं अप्रोच, सो दैट दे कैन हेल्प अस in doing, because we have a lot of programs which are very big, they need a lot of funding. तो उसके लिए हम लोकल डोनेशंस अगर करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, because people don't have money. अब यहाँ लोग गुर्बत बहुत है, because we have been helping those people who used to be our donors. I'm telling you, because मतलब ये बोलना ये एक डिस्ट्रेसिंग का बात है। हमारे पास जो लोग ज़कात देते थे 2020 में, आज वो हमसे मंथली बेनिफिट ले रहे हैं, because they have no source of income now. They have become dependent on zakat now. So these are the conditions. The conditions are not good in Kashmir. Financial conditions are very bad. So we know that this is not going to happen as long as कश्मीर में ये financial crunch जो है ये जाएगा नहीं, तब तक हम कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे. So we have started approaching corporates. And I hope you get the approval. Thank you very much, Afaq साहब ने वक्त देने के लिए. Thank you very much. Thank you.